देखो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो आज के हमारी क्लास में हम आप वही सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, और हम बिल्कुल रेगुलर तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम अपनी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और जो ज्योग्राफी क्लास है शाम को 8 बजे रेगुलर होगी। ठीक है, शाम को 8 बजे सभी के सभी लाइव आके देख सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप ये क्लास तब ही देख पाओगे जब आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करोगे। क्या करोगे? पेड बैच ज्वाइन करोगे। और पेड बैच ज्वाइन करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, एक सिंपल सा तरीका है। वो है कि आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 के ऊपर चैट करें या व्हाट्सएप से मैसेज करें। और ठीक है, या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और आप मेरे से पे करके और बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पे करने का भी सिंपल सा फॉर्मेट है। यदि आप कॉलेज लेक्चर के लिए बैच ज्वाइन करते हो तो चार्ज है ओनली 800 रुपये। कितना? कॉलेज लेक्चर के लिए कितना है? 800 रुपये। और नेट जेआरएफ के लिए ओनली 500 रुपये। ठीक है, तो देखो कल वाली क्लास में हम जो सेटलमेंट जोग्राफर्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हमने पढ़ा था CB मामोरिया के बारे में, बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था। और CB मामोरिया क्यों महत्वपूर्ण है? उसका एक कारण है क्योंकि ये एक इंडियन है, भारतीय है। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा रखते हैं हम, क्योंकि इंडियन सेटलमेंट जोग्राफर है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना एक जायज़ सी बात है। इनकी ये बुक है, एक बुक का नाम है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड इंडिया। ये मामोरिया और त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी। ये मैंने कल पढ़ा दिया था। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग मामोरिया जॉन और मित्रा की है। और शहरीवाद पर कार्य किसने किया था? मामोरिया ने किया था। अब हम पढ़ते हैं लुईस बिर्थ के बारे में कि लुईस बिर्थ क्या थे, कैसे क्या था। देखो सबसे पहले मैं लुईस बिर्थ के बारे में बताऊं तो देखो लुईस बिर्थ क्या थे? एक अमेरिकन थे। क्या थे? अमेरिकन थे। लुईस बर्थ कौन थे? अमेरिकन थे। लुईस बर्थ कौन थे? एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन सिटीज एंड सोशल लाइफ। ऑन सिटीज एंड सोशल लाइफ बिर्थ की एक पुस्तक है। दूसरी है अरेबेनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अरेबेनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ ऑन सिटीज एंड सोशल लाइफ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो किसके ऊपर किया था? सिटी लाइफ के ऊपर, नगर जीवन के ऊपर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो यदि बिर्थ के बारे में पूछा जाए तो बिर्थ की 2 पुस्तक थी। पहली पुस्तक का नाम था ऑन सिटीज एंड सोशल लाइफ, दूसरी का नाम था अरेबनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, और इन्होंने सिटी लाइफ के ऊपर, नगर जीवन के ऊपर कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें वी जी चिल्डे के बारे में। किसके बारे में? वी.जी. चिल्डे के बारे में। और ये एक ऑस्ट्रेलियन थे। कहाँ के थे ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और इनकी बुकों के बारे में बात की जाए कि इनकी कौन कौन सी किताब थी, तो इनकी पहली किताब का नाम था मैन मैक्स हिमसेल्फ। इनकी पहली किताब का नाम क्या था? मैन मैक्स हिमसेल्फ। दूसरी किताब का नाम था वॉट हैपेंड इन हिस्ट्री। और तीसरी किताब का नाम था टाउन प्लानिंग रिव्यू। ठीक है, तो जो वी.जी. चिल्डे थी वो ऑस्ट्रेलियन थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। और इनकी 3 पुस्तक थी। पहली पुस्तक का नाम था मैन मैक हिमसेल्फ, दूसरी थी वॉट हैपेंड इन हिस्ट्री, और तीसरा था टाउन प्लानिंग रिव्यू। ठीक है, तो इन तीनों पुस्तकों को अच्छे से रट लो, याद कर लो, काम आएगी आगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बात करें यदि इनके योगदान की कि इन्होंने किस किस में योगदान दिया, तो इन्होंने सबसे पहले, ध्यान से सुनना, इन्होंने सर्वप्रथम 1930 में शहरी क्रांति शब्द का परिचय दिया, अर्बन रिवोल्यूशन। ठीक है, शहरी क्रांति शब्द या अर्बन रिवोल्यूशन शब्द का परिचय सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था चिल्डे महोदय ने। और इन्होंने नियोलिथिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग किया था। तो नियोलिथिक क्रांति जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? दोबारा से ध्यान से सुन लो, नियोलिथिक क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया था?
चिल्डे ने दिया था। शहरी क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चिल्डे ने किया था। चिल्डे कहाँ के थे? एक ऑस्ट्रेलियन थे और इन्होंने टोटल 3 पुस्तक लिखी थी। पुस्तकों का नाम था मैन मैक्स हिमसेल्फ था, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री था, टाउन प्लानिंग रिव्यू था। ठीक है, उसके बाद हम यदि R.L. सिंह के बारे में पढ़े, किसके बारे में? R.L. सिंह। अब आप बोलोगे कि सर ये R.L. सिंह कौन है? देखो, R.L. सिंह क्या थे? एक भारतीय अधिवास भूगोलवेत्ता थे, सेटलमेंट ज्योग्राफर थे। कहाँ के थे? भारत के थे। नाम क्या था? R.L. सिंह था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। और इन्होंने 1955 में बनारस नगर के नगरीय ग्रामीण उपांत पर कार्य किया। R.L. सिंह भारतीय थे। इनकी बुक थी इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी और इन्होंने 1955 में बनारस नगर के नगरीय ग्रामीण उपांत पर कार्य किया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि बनारस नगर के नगरीय ग्रामीण उपांत पर कार्य किसने किया था? तो वो थे R.L. सिंह। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें आगे एडगर एम हॉरवुड के बारे में। किसके बारे में? एडगर एम हॉरवुड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एडगर एम हॉरवुड के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, इनका सबसे मेन योगदान था कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन। जो हॉरवुड थे उन्होंने कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन किया था। किसका? कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन किया था। दोबारा से बोल रहा हूं, इन्होंने कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन किया था। किसका? कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन किया था। फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, यह मॉडल एक नगर के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD की नगर संरचना को समझाता है। और यह मॉडल है जो एक नगर के केंद्रीय व्यापार, क्या? नगर के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD की नगर संरचना को समझाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? एम हॉरवुड ने किया था। किसने किया था? एम हॉरवुड ने। ध्यान से सुन लेना भाई लोगों, यहाँ पर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन एम हॉरवुड ने किया था। और जो कोर फ्रेम मॉडल का है, जो कोर फ्रेम मॉडल है वो क्या काम करता है? यह मॉडल एक नगर के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD की नगर की संरचना को समझाता है। तो जो एम हॉरवुड थे, इनका योगदान क्या था? कोर फ्रेम मॉडल का प्रतिपादन करना। और यह मॉडल एक नगर के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD की नगर संरचना को समझाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। किसके बारे में? एक अलग अगले भूगोलवेत्ता हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, हरिद्वार सिंह। देखो, हरिद्वार सिंह के बारे में पढ़ा जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये भी कहाँ के थे? भारत के थे। नाम से पता चल रहा है, हरिद्वार सिंह 1965 में कानपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपांत पर कार्य किया था। जो हरिद्वार सिंह है, इन्होंने 1965 में, कब? 1965 में कानपुर नगर के ग्रामीण नगरीय उपांत पर कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं आलम व खान के बारे में। देखो, आलम व खान, इन्होंने 1972 में हैदराबाद नगर के ग्रामीण नगरीय उपांत पर काम किया था। देखो, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूं। देखो, हरिद्वार सिंह थे, वो कानपुर जो नगर है उसके ग्रामीण नगरीय उपांत पर काम किया था। और जो आलम व खान सर हैं, इन्होंने हैदराबाद नगर के ग्रामीण नगरीय उपांत पर काम किया था। दोनों में अंतर समझ लेना, हरिद्वार सिंह ने कानपुर में काम किया था और आलम व खान सिंह ने हैदराबाद में काम किया था। हरिद्वार कहाँ पर है? भारत के उत्तरी क्षेत्र में। हरिद्वार कहाँ पर है? भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। और कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से आप एक दूसरे को लिंक करके याद कर सकते हो। हैदराबाद दक्षिण में तो आलम व खान दक्षिण में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें सुदेश नागिया के बारे में। देखो, सुदेश नागिया जी ने एक पुस्तक छापी, उस पुस्तक का नाम था दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी पुस्तक किसकी थी? सुदेश नागिया की थी। और इन्होंने दिल्ली महानगर के ग्रामीण नगरीय उपांत पर काम किया था।
देखो आलम व खान ने हैदराबाद, हरिद्वार ने कानपुर और सुदेश नागिया ने दिल्ली महानगर का। ठीक है, ये तीनों के तीनों आप ध्यान में रखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद हम पढ़ें H.C. कैरी के बारे में। किसके बारे में? H.C. कैरी। देखो H.C. कैरी के बारे में बता दूं, इन्होंने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र अंतःक्रिया को जांचने के लिए ग्रेविटी मॉडल का प्रतिपादन किया था। H.C. कैरी, इन्होंने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र अंतःक्रिया को जांचने के लिए ग्रेविटी मॉडल का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? ग्रेविटी मॉडल का प्रतिपादन किया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं इसके बारे में। देखो इन्होंने क्या किया था, एक सूत्र दिया था। किसने? H.C. कैरी महोदय ने एक सूत्र दिया था, और वो सूत्र था I बराबर P1 P2 बटा D। I बराबर P1 P2 बटा D। I का मतलब है अंतःक्रिया, P1 P2 है नगरों की जनसंख्या, और D है उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। H.C. कैरी का सूत्र क्या है? तो H.C. कैरी महोदय ने सूत्र दिया था I बराबर P1 P2 बटा D। I का मतलब है अंतःक्रिया, P1 P2 का मतलब है नगरों की जनसंख्या, और D का मतलब है दूरी। अब देखो भाई लोगों, हम थोड़ा आगे फिर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम R.J. रैली के बारे में। देखो R.J. रैली के बारे में बता दूं मैं आपको। देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। रैली ने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, ध्यान से सुनना। रैली ने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र के मापन के लिए फुटकर वस्तुओं के आधार पर फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। देखो फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? वो दिया था रैली महोदय ने। ध्यान से सुन लेना दोबारा, फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? रैली महोदय ने दिया था। किसने? रैली महोदय ने। और ये दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र के मापन के लिए फुटकर वस्तुओं के आधार पर है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। रैली ने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र के मापन के लिए फुटकर वस्तुओं के आधार पर फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं PD कन्वर्स के बारे में। किसके बारे में? PD कन्वर्स के बारे में पढ़े हम। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है, वो ही सेटलमेंट ज्योग्राफर है ये। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, किस तरीके से बोली थी। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके बारे में। इन्होंने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र को मापने के लिए, ध्यान से सुनना, इन्होंने दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र को मापने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट मेथड, ध्यान से सुनना, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड का प्रतिपादन किया था। और उसमें बताया था कि मध्य में एक केंद्र का विकास होने से दोनों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी। मध्य में एक केंद्र का विकास होने से दोनों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी। ये बात किसने बोली थी? कैनवर्स महोदय ने बोली थी। अरे ध्यान से सुन लो भाई लोगों, फिर आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पर दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र को मापने के लिए, दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र को मापने के लिए फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम रैली महोदय ने दिया था। ठीक है, और थोड़ा सा आगे देख लो भाई लोगों, PD कैनवर्स ने क्या किया था? दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र को मापने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट मेथड दिया था। फुटकर गुरुत्वाकर्षण मेथड किसने दिया था? रैली महोदय ने दिया था। और भाई लोगों आगे देख लो, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी किसने दिया था? तो ये कैनवर्स महोदय ने दिया था। और कैनवर्स महोदय ने एक कथन भी कहा था, एक बात भी बोली थी उन्होंने कि भाई मध्य में एक केंद्र का विकास होने से दोनों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं मेयर व कोहन के बारे में। किसके बारे में? मेयर व कोहन के बारे में। देखो मेयर व कोहन की एक पुस्तक है जिसका नाम है रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी। रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी पुस्तक किसकी है भाई? मेयर व कोहन की है।
मेयर व कोहन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी। क्या था? रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रामीण अधिवासों का आकार व अंतरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? साइज एंड शेपिंग स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट, स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट मतलब ग्रामीण अधिवासों का आकार और अंतरण। ठीक है, अब देखो एक एक चीज करके पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों का आकार, साइज ऑफ रूरल सेटलमेंट। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे प्यारे शब्दों में। अरे भाई क्या लिखा हुआ है कि गांव के क्षेत्रीय आकार को प्रभावित करने वाले कारक। अरे कुछ कारक हैं जो गांव के क्षेत्रीय आकार को प्रभावित करते हैं। किसको? गांव के क्षेत्रीय आकार को। अरे भाई कौन कौन से कारक हैं? ध्यान से सुन लो। पहला है भूविन्यास। भूविन्यास का मतलब है दो मकानों के बीच की दूरी। अरे कुछ मकानों के बीच की दूरी क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। कुछ मकान होते हैं, जैसे हम गांव की बात करें चाहे सिटी की बात करें, कई बार मकान इस सिचुएशन में बन जाते हैं कि दोनों के बीच में एक दीवार होती है, जैसे ये दीवार, एक मकान इस साइड एक मकान इस साइड। और कुछ बार क्या होता है, दो मकानों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। मोस्टली ये वाली सिचुएशन गांव में बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता, ध्यान रखना गांव की बात हो रही है यहाँ पर। गांव में जिस इलाके में ज्यादा मिट्टी की उर्वरकता होगी, जहां पर मिट्टी की उर्वरकता ज्यादा होगी, वहां पर क्या होंगे? अधिवास बिल्कुल आपस में सटे हुए होंगे, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जैसे हम देख सकते हैं जो उत्तरी गंगा का मैदान है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ भाग है, यहाँ पर क्या है? उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर गंगा का मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से क्या होती है? यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। सिंचन सुविधा, गांव में क्या होता है? गांव में हर आदमी किस पर डिपेंड करता है? खेती पर। और खेती कैसे होती है? जब सिंचाई की सुविधा होती है। क्योंकि भारत में जो मानसून है वो फिक्स नहीं है, मानसून में अनिश्चितता पाई जाती है, मानसून में अनियमितता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंग बरसात हो। मानसूनी क्षेत्र में क्या होता है, स्पेशली हम इंडिया में देख सकते हैं, और उत्तरी भारत में रहते हैं हम, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर रहते हैं हम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर रहते हैं, तो हम बिल्कुल देखते रहते हैं कि कभी बरसात बहुत लंबे टाइम तक होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरसात होती है, और कई बार नाम मात्र बरसात होती है और कभी कभी होती है। ठीक है, तो जहां पर सिंचाई की सुविधाएं ज्यादा होंगी वहां पर क्या होंगे? अधिवास बिल्कुल पास पास होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर खेती अधिक होगी। भू स्वामित्व प्रणाली, भू स्वामित्व प्रणाली भी क्या करती है? अधिवासों के, गांव के जो अधिवास हैं उनको प्रभावित करती है। कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली भी प्रभावित करती है प्यारे साथियों। इसके अलावा यातायात के साधन, अरे ये तो आप समझ गए होंगे, इसको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां पर ज्यादा यातायात के साधन सुविधाएं होंगी वहां पर अधिवास बिल्कुल सघन होंगे, जहां पर कम होंगी वहां पर अधिवास विरल होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां पर पढ़ते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है। क्या? एक बार ध्यान से सुन लो फिर समझ में आ जाएगी। गांव के जनसंख्या आकार को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर कुछ फैक्टर दिए हुए हैं जो गांव की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, जो गांव की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में कि वो कौन कौन से कारक हैं जो गांव की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ग्रहों की संख्या एवं आकार। अरे भाई साहब, जनसंख्या आकार को प्रभावित करने वाले, गांव की जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या होता है? ग्रहों की संख्या व आकार। अरे भाई साहब, एक ये गांव है और एक ये गांव है, इस गांव में बहुत दूर दूर मकान है इस तरीके से, और इस गांव में बिल्कुल पास पास में मकान है, तो जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा होगी? यहाँ पर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की संख्या ज़्यादा है, ग्रहों का आकार बड़ा है। यहाँ पर क्या होगी? जनसंख्या कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की संख्या क्या है? बिल्कुल कम है। भूमि की उत्पादकता, अरे भाई लोगों, हर कोई आदमी कहाँ पर निवास करने की सोचता है? मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पर एक आसानी से रह सकता है, वहाँ की जो भूमि उत्पादक क्षमता है वो क्या है? अधिक है।
आप सब जानते हो पंजाब हरियाणा में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादकता है, तो वहाँ पर हर कोई रहना पसंद करता है। यदि हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, जहाँ पर उत्पादकता बिल्कुल नाम मात्र होती है, वहाँ पर हर कोई रहना पसंद नहीं करता। भूविन्यास मैंने बता दिया ये बात अभी, जहाँ पर मकानों के बीच की डिस्टेंस अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या कम होगी, जहाँ पर मकानों के डिस्टेंस की संख्या मकानों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। अन्य आवासीय दशाएं, इसके अलावा और भी बहुत सारी दशाएं हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं, जैसे धरातल है, इसके अलावा यातायात की सुविधाएं हैं, स्कूल है, बहुत सारे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों का अंतरण। ठीक है, अंतरण क्या होता है? दो अधिवासों के बीच का अंतराल या दूरी। दो अधिवासों के बीच का अंतराल या दूरी को क्या कहते हैं? हम अंतरण कहते हैं। तो ध्यान से सुन लो प्यारे साथियों, अंतरण क्या है? दो अधिवासों के बीच का अंतराल है या दो अधिवासों के बीच की दूरी है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर अधिवासों के अंतरण के परिकलन की विधियां, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अधिवासों के अंतरण से संबंधित कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक इतना ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा था यहाँ तक। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं हम कुछ विधियाँ हैं अधिवास अंतरण के परिकलन की, जिसमें सबसे पहली विधि है सैद्धांतिक दूरी विधि। कौन सी है? सैद्धांतिक दूरी विधि, हाइपोथेटिकल डिस्टेंस मेथड। सैद्धांतिक दूरी विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? बॉर्नेस और रॉबिन्स हैं। ठीक है, दो विद्वान थे, एक का नाम था रॉबिन्स और दूसरे का नाम था बॉर्नेस, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया भाई साहब? एक मेथड दिया, सैद्धांतिक दूरी विधि, हाइपोथेटिकल डिस्टेंस मेथड। ध्यान रखना, ये इंग्लिश शब्द याद करना, चाहे हिंदी का शब्द मत याद करना, क्योंकि वो क्या करता है? इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1940 में अधिवासों के षटभुजीय, इन्होंने 1940 में अधिवासों के षटभुजीय विन्यास में अधिवासों के बीच सैद्धांतिक दूरी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया। अरे भाई साहब, 1940 की बात है। कब की बात है? 1940 की। और 1940 में क्या हुआ था? जो सैद्धांतिक दूरी विधि थी, जो बॉर्नेस और रॉबिन्स के द्वारा दी हुई थी, इन्होंने क्या किया? 1940 में अधिवासों के षटभुजीय विन्यास में अधिवासों के बीच सैद्धांतिक दूरी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया। अब ध्यान रखना, यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, पूछ ले सकता है कि यह सिद्धांत, यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? रॉबिन्स और बॉर्नेस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबिन्स और बॉर्नेस के द्वारा। और सूत्र ध्यान से सुन लो, सैद्धांतिक दूरी कैपिटल डी बराबर 1.11 अंडर रूट ए बटा एन। ध्यान रहे, कैपिटल अक्षर रहेंगे, तो कैपिटल डी सैद्धांतिक दूरी बराबर 1.11 अंडर रूट ए, कैपिटल होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पर कैपिटल ए बटा कैपिटल एन है। यह सिद्धांत किसने दिया था? रॉबिन्स और बॉर्नेस ने दिया था, सैद्धांतिक दूरी सिद्धांत। यहां पर ए का मतलब क्या है? प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल। एन का मतलब क्या है? अधिवासों की कुल संख्या। और 1.11 क्या है? यहाँ पर स्थिरांक है। ध्यान से सुनो, 1.11 स्थिरांक है, कैपिटल एन अधिवासों की कुल संख्या है, और कैपिटल ए प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल है। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, निकटतम पड़ोसी विधि। दूसरी, ध्यान से सुनो, निकटतम पड़ोसी विधि, नियरेस्ट नेबर मेथड। ये किसके द्वारा? तो ध्यान से सुनो, ये विधि का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन था? निकटतम पड़ोसी विधि या निकटतम पड़ोसी स्थिरांक किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सबसे पहले 1954 में क्लॉर्क और इवांस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्लॉर्क और इवांस के द्वारा। इस विधि से निकटतम पड़ोसी अनुपात RN की गणना की जाती है। निकटतम पड़ोसी दूरी, देखो निकटतम पड़ोसी विधि, नियरेस्ट नेबर मेथड, इसके प्रयोगकर्ता कौन थे?
क्लॉक और इवॉन्स थे 1954 में दिया गया था और इस विधि से निकटतम पड़ोसी अनुपात RN की गणना की जाती है। इसका सूत्र देख लो भाई लोगों, इसका सूत्र है RN बराबर D0, ये बार है, बार बटा में DR बार बराबर D0 बार बटा में 5√A/N। ध्यान से दोबारा से सुन लो, ये सूत्र RN बराबर D0 बार बटा में DR बार बराबर D0 बार बटा में 5√A/N, ये क्या है, इसका सूत्र है। और यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर RN का मतलब क्या है, निकटतम पड़ोसी अनुपात है। D0 बार का मतलब क्या है, निकटतम पड़ोसी वास्तविक दूरियों का औसत। DR बार का मतलब क्या है, निकटतम पड़ोसी प्रत्याशित दूरियों का औसत। कैपिटल A का मतलब है क्षेत्रफल और कैपिटल N का मतलब है बिंदुओं की संख्या। ठीक है, इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से। निकटतम पड़ोसी विधि से संबंधित अन्य विद्वान, जिसमें है एक डेसी महोदय और दूसरे किंग महोदय। ध्यान रखना, निकटतम पड़ोसी विधि से संबंधित 4 विद्वान है, एक क्लॉक है, दूसरा इवांस है, तीसरा किंग है और चौथा डेसी महोदय। ठीक है, RN का मान 0, जब RN का मान 0 होता है, ध्यान से सुनना एक बार, मैं एक बार बता देता हूं 1 मिनट के लिए। देखो RN का जो मान होता है ना, वो 0 से लेकर 2.1491 2.1491 के बीच पाया जाता है। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुन लो, RN का मान कितना होता है, 0 से लेकर 2.1491 के बीच होता है, जहां पर 0 का मतलब है पूर्ण गुच्छित। पूर्ण गुच्छित का मतलब होता है बिल्कुल पास पास में इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पास पास में इस तरीके से। और 2.1491 का मतलब होता है पूर्ण नियमित, मतलब बिल्कुल दूर दूर। ठीक है, यह ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद भाई लोग को देख लो, यहाँ पर फिर से कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर RN का मान जब 0 होता है तो क्या होता है, पूर्णतः पुंजित होता है या पूर्णतः गुच्छित होता है। जब RN का मान 2.1491 या 2.15 होता है तो क्या होता है, पूर्णतः नियमित या समान दूरी पर होता है। और जब RN का मान 1 होता है तो क्या होता है, यादृच्छिक या पूर्ण यादृच्छिक होता है। और जब RN का मान 0 से और 1 के बीच में होता है तो क्या होता है, गुच्छित वितरण होता है, क्लस्टर्ड होता है। ठीक है, और जब RN का मान 1 से 2.15 के बीच में होता है तो क्या होता है, नियमित होता है, रेगुलर होता है। देखो सबसे मेन बातें यही है यहाँ पर भाई साहब, इनको अच्छे से रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 2 इंग्लिश के शब्द हैं, इनको जरूर याद करना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो हम पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे, नगर अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।